सो फाइनली व्हाट इफ का फुल सीजन आउट हो चुका है और इसी के साथ समय आ चुका है व्हाट इफ को विदाई देने का। इस सीजन में हमें कई सारी चीजें देखने को मिली। हमने देखा गॉडजिला यानी हल्क को गॉडजिला बनते हुए और एगाथा जो कि सेलेस्टियस बन गई। यही नहीं, हमें एक बतख और एक वुमेन का बच्चा देखने को मिला और ये काम किया है वॉचर ने। सो बिना किसी तरीके शुरू करते इस बेहतरीन सी वीडियो को और जानते हैं पूरी की पूरी स्टोरी लाइन को। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं ब्रूस बैनर को जो कि सैम विल्सन के सामने बैठा होता है, जहां पर ये दोनों बात कर रहे थे और सैम विल्सन ब्रूस को समझाता है कि कैसे वह अपने गुस्से और डर को मैनेज कर सकता है। इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि कैसे सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से ब्रूस एक दिन अपने आप से कंट्रोल खो देता है और वो हल्क में बदल जाता है। ब्रूस जैसे ही हल्क में बदलता है वो अपने आप से नफरत करने लगता है। ये नफरत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वह हल्क से बचना चाहता है। हल्क से बचने के लिए वो अपने ऊपर और भी ज्यादा गामा रेज को सहन करता है। उसके ऊपर बरस जाती है बहुत सारी गामा रेज। इसका रिजल्ट ये होता है कि हल्क और ब्रूस आपस में अलग हो जाते हैं, यानी कि उसके अंदर से निकलता है एक गामा मॉन्स्टर। ये काइजू के आकार का बड़ा सा मॉन्स्टर, इसका नाम होता है एपेक्स। ये पूरी तरीके से बना होता है गामा रेडिएशन से और ये नई तरीके के गामा मॉन्स्टर को जनरेट कर सकता है। ये बहुत सारी अपनी आर्मी को खड़ा कर देता है और हम देखते हैं एवेंजर्स की टीम को जो कि अब तैयार थे इस मुसीबत का सामना करने के लिए। एवेंजर्स अब इस समस्या का सामना करने के लिए मैक्स नाम के एक बड़े से सूट को तैयार करते हैं और तैयार हो जाते हैं इस आर्मी को पटकनी देने के लिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि शायद ही वे इस आर्मी को हैंडल कर पाए। इनका बनाया हुआ ये मैक्स सूट जो कि एपेक्स की आर्मी का सामना नहीं कर पाता। इनमें से कुछ सुपर हीरो जो मारे जाते हैं, वही कुछ सुपर हीरो जो अभी भी बचे थे, जैसे सैम विल्सन, मोनिका रैम्बो और बकी बार्न्स। ये बचे हुए सुपर हीरोज जो कि अपने मैक्स का यूज करते हैं और जब भी गामा मॉन्स्टर सिटी में आकर अटैक करते हैं तो ये उनसे अपनी सिटी को बचाते हैं और ये सिलसिला लगातार 10 साल तक चलता रहता है। और तभी अचानक से 10 सालों बाद वापस से एंट्री होती है एपेक्स की और वो वापस से अटैक करता है। सैम विल्सन जिसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बार वो एपेक्स को कैसे रोकेगा, वो जाता है ब्रूस बैनर के पास उसकी हेल्प लेने के लिए। ब्रूस बैनर यहाँ पर तो उसे आने से मना कर देता है, लेकिन वो उसे एक चिप देता है। ये चिप जिसके अंदर एक दूसरा एआई होता है। ये वो एआई होता है जिसके जरिए जो बचे हुए सुपर हीरोज हैं वो अपनी मैक्स का यूज करके वो साथ में उसे इजीली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इस चिप में जो एआई होता है उसे कहते हैं माइटी एवेंजर्स प्रोटोकॉल। इसे ब्रूस ने ही बनाया था क्योंकि ये तैयारी थी उसकी हल्क के खिलाफ। हमें दिखाया जाता है कि इस प्रोटोकॉल का यूज करके जो हीरोज के मैक्स थे वे आपस में कंबाइन होकर फाइट करते हैं और बनता है और एक क्रिएशन होती है मेगा मैक्स की। उन्हें लग रहा था कि शायद वो एपेक्स को इस बार संभाल लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। इनकी काफी धुलाई हो रही होती कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है ब्रूस बैनर की और वो अपने ऊपर यूज करता है गामा बॉम्ब। गामा बॉम्ब के जरिए जो रेडिएशन निकलता है उसे ब्रूस बैनर लेता है और बदल जाता है भरा भरा हल्क में। लेकिन इस बार गामा बॉम्ब से काफी ज्यादा रेडिएशन निकल रहा था तो ब्रूस बैनर इस बार बदल जाता है बड़े से हल्क गॉडजिला से। तुम स्क्रीन में देख सकते हो, तुम इसे क्या कहोगे। ये मेगा हल्क जो कि एपेक्स पर अटैक करके उसे निस्तनाबूद कर देता है और बाकी की जो एपेक्स आर्मी है उसे अपने साथ लेकर वापस से एक आइलैंड में चला जाता है, जहां से शुरुआत होती है इसके किंगडम की। शुरुआत में तो ब्रूस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, पर जैसे तैसे सैम उसे अपने दोस्ती की बातों को याद दिलवाता है और फिर वापस से हल्क न्यूयॉर्क की तरफ ना जाकर अपने आइलैंड में चला जाता है सारे गामा मॉन्स्टर के साथ। फिर इसके बाद शुरुआत होती है एपिसोड 2 की, जहां पर हम देखते हैं एगाथा हार्कनेस को जो कि एक एक्ट्रेस है। वो एक मूवी बना रही है और इस मूवी का प्रोड्यूसर है हॉवर्ड स्टार्क। हमें सब कुछ तो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी हमें बताया जाता है कि कैसे एगाथा हार्कनेस अचानक से एक दिन एक इटर्नल से टकराती है और उसने उसकी पावर को ऑब्जर्व कर लिया, जिसके बाद एगाथा को इटर्नल्स के बारे में पता चला और एक एक करके एगाथा ने कई सारे इटर्नल्स की पावर्स को असक कर लिया। तभी एगाथा के दिमाग में एक ख्यालात हमें दिखाया जाता है कि कैसे एगाथा अब एक मैजिकल रिचुअल परफॉर्म करना चाहती है, जिसके जरिए वो सेलेस्टियस तियामुत की पावर को लेना चाहती है। यानी कि एगाथा ने इटर्नल्स की पावर भी ले ली और अब उसका प्लान है कि वो सेलेस्टियस की पावर को भी लेगी। हमें दिखाया जाता है कि एगाथा ने लगभग कई सारे इटर्नल्स की पावर को तो ले लिया, लेकिन एक इटर्नल जो अभी भी बचा है और वो है किंगो, बॉलीवुड सुपरस्टार। हमें दिखाया जाता है कि एगाथा जो कि हॉवर्ड स्टार्क के साथ मिलकर एक मूवी बना रही है और वो हॉवर्ड स्टार्क को कहती है कि क्यों ना वो किंगो को भी इस मूवी का पार्ट बनाए। हमें दिखाया जाता है कि किंगो वो आखिरी इटर्नल है जिसकी जरूरत है एगाथा को, ताकि वो अपने स्पेल को सक्सेसफुली कर सके और तियामुत की पावर को ले सके। किंगो एगाथा को बताता है कि कैसे उसे इस बारे में पूरी जानकारी है कि एगाथा क्या करना चाहती है, लेकिन एगाथा यहाँ पर जैसे तैसे किंगो को मना लेती है। एगाथा यहाँ पर किंगो को एक बात कहती है कि कैसे वो दुनिया को बचाना चाहती है, किंगो को उसकी हेल्प करनी चाहिए और बेचारा किंगो यहाँ पर इस बात के लिए तैयार हो जाता है। एगाथा यहाँ पर किंगो से ये भी कहती है कि कैसे एक बार जब उसका पूरा रिचुअल परफॉर्म हो जाएगा तो वो सारे इटर्नल्स को उनकी पावर भी दे देगी और उन्हें आजाद कर देगी। हमें दिखाया जाता है कि किंगो अब एगाथा का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है आरिशियम द सेलेस्टियस को, जो कि अब अर्थ की तरफ निकल चुका था एगाथा और किंगो को खत्म करने के लिए। आरिशियम का प्लान था
कि वो यहाँ पर आएगा और अर्थ को बर्बाद करेगा और जन्म होगा तियामुत का। एगाथा और किंगो को इस बारे में पता होता है और वो देखते ही देखते जल्द से जल्द अपने रिचुअल को परफॉर्म करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि हावर्ड स्टार्क इस पूरी मूवी को फिल्म कर रहा होता है, यानी कि एक तरह मूवी भी बन रही थी और यहाँ पर इनका रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा था। हमें दिखाया जाता है कि रिचुअल परफॉर्म हो जाता है और एगाथा तियामुत की सारी पावर को ले लेती है। अब एगाथा अपने आप में बन चुकी थी एक बड़ी सेलेस्टियल। तभी यहाँ पर एंट्री होती है आरिशियम की और अब एगाथा और आरिशियम के बीच फाइट होती है। यहाँ पर एगाथा ने आरिशियम को हरा दिया था और तभी हमें एरेशिया एक राज बताती है, ये राज जो कि किंगो को अंदर से हिला देता है। एगाथा बताती है कि ये तो उसका एक बहाना था दुनिया को बचाना, एगाथा को तो बस पावर की भूख है और जो उसे मिल चुकी है। अब यहाँ पर किंगो जो कि एगाथा से बात करता है और ट्राई करता है उसके मन को बदलने का। किंगो यहाँ पर एगाथा को बताता है कि कैसे वो ऑलरेडी दुनिया को बदल रही है मूवी के जरिए, दुनिया पर वो अपनी छाप छोड़ रही है, दुनिया में उसको चाहने वाले हैं, उसे इस तरीके से पावर की कोई भी जरूरत नहीं है, वो वैसे ही दुनिया में छा चुकी है। लग तो नहीं रहा था, लेकिन किंगो की बात एगाथा मान जाती है और वापस से अपने एक्ट्रेस वाले अवतार में आ जाती है। हमें दिखाया जाता है कि एगाथा जो कि मूवी बिजनेस कर रही है और वह एक काफी सुपरस्टार बन चुकी है। हमें दिखाया जाता है कि इनकी मूवी का प्रीमियर शूट हो रहा होता है, जहां पर किंगो जो कि एगाथा को बताता है कि क्या तुम्हें नहीं पता अब बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, शायद बहुत सारे सेलेस्टियल्स जो आ रहे हैं आरिशियम को बदला लेने के लिए। जहां पर एगाथा उसे कहती है चलो ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए कुछ तो बचा, जो हमारी मूवी का सिक्वल होने वाला है। फिर इसके बाद शुरुआत होती है एपिसोड 3 की, जहां पर हमें दिखाया जाता है 1991 का वो दौर जहां पर एलेस्टी शोस्टकोव जो कि ओहायो नहीं जाता बल्कि वो चला जाता है विंटर सोल्जर के मिशन में। हमें दिखाया जाता है विंटर सोल्जर जो कि हावर्ड स्टार्क की गाड़ी से सुपर सोल्जर सीजम को चुराने के लिए जाता है। विंटर सोल्जर जो कि उस केस को चुराने में सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन जब वो हावर्ड और उसकी वाइफ को मारने के लिए तैयार था, वो उसे मारने वाला था कि तभी एलेस्टी शोस्टकोव वहां पे आता है, यानी कि रेड गार्डियन, और वो उसे रोक लेता है। हमें दिखाया जाता है कि इन्हें सीरम का केवल एक ही पैकेट मिला हुआ था। तब यहाँ पर आ जाता है विल फॉस्टर। हमें दिखाया जाता है कि विंटर सोल्जर और रेड गार्डियन जो कि वापस से अपनी कंट्री जाने के लिए एक दूसरे हीरो के पास जाते हैं। ये बंदा जिसका नाम रूक होता है, ये वही बंदा था जिसने हावर्ड स्टार्क और मारिया स्टार्क के बारे में इन्हें बताया था। वही हम देखते हैं विंटर सोल्जर को, जिसके पास एक फोन कॉल, एक कनेक्टिंग कॉल आती है, जिसमें बताया जाता है कि कैसे जो जनरल रिकॉफ है वो कहते हैं कि कैसे विंटर सोल्जर को रेड गार्डियन को मार देना चाहिए। हमें दिखाया जाता है बकी और एलेक्सिस जो कि पहुंच जाते हैं रुक के पास बचते बचाते, और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर रुक कोई और नहीं बल्कि ओबरडायर स्टेन होता है और इसी ने हावर्ड स्टार्क को मारने का प्लान बनाया था। इसी ने रसियम को सीरन के बारे में बताया था ताकि वे स्टार्क को मार दे। एलेक्सी ये सब देखकर काफी ज्यादा निराश हो जाता है कि कैसे उसकी कंट्री में ऐसे इंसान के लिए उसे काम करने के लिए कहा, उसके लिए काफी ज्यादा निराशाजनक था कि ये कितना कमीना इंसान है। तभी ओबरडायर स्टेन जो कि उन दोनों पर अटैक कर देता है गन से, तब बकी उसकी जान ले लेता है। हमें दिखाया जाता है कि कैसे जो अमेरिकन अथॉरिटी होती है और रेड रूम की डार्क फोर्स जो कि दोनों इस सुपर हीरो के पीछे पड़ चुके थे। हमें दिखाया जाता है बकी जो कि एलेक्सी को समझाता है कि कैसे वो सारी चीजों को बहुत जल्द भूल जाएगा। यही नहीं, उसका जो बॉस है ड्रिकॉफ, उसने उसे ऑर्डर दिया है कि वो एलेक्सी को मार दे। वो एलेक्सी को कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ जल्द से जल्द, वरना तुम मेरे हाथ मारे जाओगे। एलेक्सी को यहाँ पर बकी के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा होता है कि बकी उसे हानि नहीं पहुंचाएगा। बकी उस सीरम को बर्बाद कर देता है और अब बारी थी दोनों दोस्त की टीम अप करके फाइट करने की। हमें दिखाया जाता है कि दोनों अब निकल जाते हैं और मुसीबत का सामना करते हैं। वही हम देखते हैं बकी को, जिससे कि हाइड्रा बेस में ले जाया जाता है। यहाँ पर बकी ग्लिकॉप को बताता है कि कैसे उसने एलेक्सी को मार दिया है, पर हमें दिखाया जाता है कि एलेक्सी जो कि अमेरिका में पीटी टीचर बन चुका था और छुपा हुआ था, जिसके पास जाता है विल फॉस्टर जो कि उससे बात करता है कि कैसे क्या वो उसके लिए अमेरिका की मदद करेगा। फिर हमें दिखाया जाता है 21 साल के बाद का सीन और हम देखते हैं अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो बैटल हुई थी, रेड गार्डियन दिखता है हमें एवेंजर के साथ, और ये सीन काफी ज्यादा अच्छा था। कह सकते हैं हमें यहाँ पर कैप्टन अमेरिका और रेड गार्डियन दोनों देखने को मिले और देखने में दोनों काफी ज्यादा सिमिलर नजर आते हैं। दोनों के पास अपनी शील्ड है और शूट भी काफी ज्यादा मिलता जुलता है। बहरहाल अब शुरुआत होती है एपिसोड 4 की, जहां पर हमने देखा था सीजन 1 में पार्टी थॉर को, जहां पर हमने देखते हैं हावर्ड द डक को जो कि जिनकी मुलाकात होती है जेन फोस्टर से, और अब इनकी मुलाकात धीरे धीरे बदल जाती है रिलेशनशिप में और अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। पता नहीं कैसे हावर्ड द डक ने डार्सी लुई को पटा लिया और ये दोनों निकल चुके थे अपनी एक नई जिंदगी को शुरू करने के लिए। इनके बीच प्यार होता है और प्यार बदल चुका था शादी में, और इसके थोड़े टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे डार्सी जो कि एक अंडे को जन्म देती है। अब ये कैसे पॉसिबल है मुझे नहीं पता। हमें दिखाया जाता है कि इनके घर में एक नया अंडा आया हुआ था कि तभी इनके दरवाजे पर आता है ग्रैंड मास्टर का एक वही मंत्री जो कि इनके लिए इन्विटेशन लेके आया हुआ था। यह होता है इंटरगैलेक्टिक क्रूज से, पर सवाल ये कि आखिर ग्रैंड मास्टर ने इन्हें क्यों बुलाया। तो बाद में पता चलता है
हालांकि दरअसल ग्रैंड मास्टर की नजर तो इनके अंडे पर थी। ग्रैंड मास्टर का प्लान था कि वो यहाँ पर इन्हें बुलाएगा और इनके अंडे को पकाकर खाएगा। इससे पहले कि ग्रैंड मास्टर ऐसा कुछ कर पाता तभी यहाँ पर एंट्री होती है योंडू की, जो कि उस अंडे को चुराकर वहां से भाग जाता है। डार्सी और हावर्ड अपने बच्चे को बचाने के लिए उसका पीछा करते हैं, पर योंडू जब वहां से भाग जाता है तब डार्सी यहाँ पर शील्ड की हेल्प लेते हैं। यहाँ पर निक फ्यूरी और फिल कोल्सन उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो उनका अंडा इस दुनिया में जिस समय आया था तब पूरी जो 9 रेल्म्स थी, जो 9 रियासत थी, वो सब एक सीधी लाइन पे थी, यानी कि ये एक अजीब सा फिनोमिना था। इसलिए सारे लोगों को लग रहा है कि जो उनका अंडा है वो काफी ज्यादा यूनिक है। हो सकता है कि इसके साथ कोई महान भविष्य जुड़ा हुआ हो, और यही रीजन है कि हर कोई यूनिवर्स में उस अंडे के पीछे पड़ा हुआ है। हमें दिखाया जाता है कि नोवेयर का योंडू जो कि इस अंडे को ले जाता है काइसिलियस को देने के लिए, जो कि उसकी जान ले लेता है, और फिर वह उस अंडों को ले जाता है डोरमामू को उसके देने के लिए। डोरमामू का प्लान था कि वो इस अंडे की जो बॉडी है उसे अपनी होस्ट की तरह यूज करेगा। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है शील्ड की, जो कि उस अंडे को अपने काइसिलियस से ले लेते हैं। पर यहाँ पर जो शील्ड थी उसका प्लान कुछ और था। वो इस अंडे को कैसी और हावर्ड को नहीं देने वाले थे, वो इस अंडे को अपनी कस्टडी में रखने वाले थे। लेकिन डार्सी और हावर्ड उस अंडे को वापस से लेते हैं और पहुंच जाते हैं लोकी के पास, यूटेनहाइम में। ये लोकी वही होता है जिसे हमने देखा था पार्टी द थॉर में। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है ज़्यूस की, मेलेकिफ और थॉर की। ये सब आ चुके थे यहाँ पे उस अंडे के लिए। हमें यहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोकी, जिसे लग रहा था कि डार्सी और हावर्ड द डक उसे इस अंडे का अंकल बनाना चाहते हैं, और वो इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वहीं डार्सी हावर्ड द डक जो कि अब एक कोंटे में फंस जाते हैं इस फाइट के बीच। हमें दिखाया जाता है कि ये कपल अपने बच्चों के साथ चुपचाप बैठ जाते हैं क्योंकि ये शायद हार चुके थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि इनका जो अंडा है अचानक से ग्लो करता है, उससे काफी सारी एनर्जी निकलती है और हवा में उड़ने लगता है, और जो भी उसके पास आ रहा था वो उन सारे अंडों को मारना शुरू कर देता है। तभी अंडा जो होता है जो फूटता है और उसमें से निकलती है ये एक ह्यूमन डक हाइब्रिड, और इसे उनके माँ बाप नाम देते हैं बर्डी। अब निक फ्यूरी जो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि कैसे एक बच्चे को उसकी माँ उसके पिता के साथ ही रहना चाहिए, और इसके बाद हावर्ड और डार्सी अपनी बर्डी को लेकर वहां से चले जाते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है। हमें दिखाया जाता है इमर्जन के दौरान अर्थ नष्ट हो चुकी है, टुकड़ों में बदल चुकी है, और इस सिनेरियो का भरपूर फायदा उठाया है मिस्टीरियो ने, और उसने अब अपना पूरा साम्राज्य को बना लिया है। उसने स्टार्क इंडस्ट्री में अपनी पकड़ बना ली है और उसके टेक का यूज कर रहा है। मिस्टीरियो ने उस पावर का यूज करके हुए बचे हुए लोगों को अपना गुलाम बना लिया, और तो और उसने वो सारे सुपर हीरो जो कि उसके खिलाफ थे उसके पीछे अपनी पूरी आर्मी को लगा दिया। हमें दिखाया जाता है कि अभी भी एक रजिस्टर्ड ग्रुप बचा हुआ था जिसमें हम देखते हैं ओकोई को, वोंग को, ये नान और क्रियो को। हमें दिखाया जाता है क्विंटन को जो कि अब बूढ़ा हो चुका है और व्हाइट विजन का यूज करके वह उस रेजिस्टेंस ग्रुप के ऊपर अटैक करवाता है। हमें दिखाया जाता है रीरी जो कि एक गैजेट को बनाती है और एक गैजेट का यूज करते हुए बहुत मुश्किल से विजन को हरा देती है। इसके बाद रीडी विलियम जो कि उसके कंपोनेंट का यूज करती है और बदल जाती है एक हाइब्रिड। अब ये पूरी की पूरी टीम एक प्लान बनाती है जहां पर जो अलायंस थी वो जो बाकी के रोबोट थे उनका ध्यान भटकाएगी और रीडी विलियम जाकर सीधे अटैक करेगी। इनका प्लान था कि ये जो क्विंटन के अंदर के जो नैनोनाइट्स हैं उन्हें नष्ट करके उसके पूरे इल्यूजन के जाल को नष्ट कर देंगे। प्रथम ये भी दिखाया जाता है कि जो रीडी विलियम है उसका जो सूट था पूरी तरीके से फेल करने लगता है और वो अपना कंट्रोल खो देती है। हमें दिखाया जाता है कि वो टेलीपोर्ट हो जाती है एक सेल में, और हम यहाँ पर एंट्री होती है क्विंटन की जो कि उसे बताता है कि कैसे नैनोनाइट्स कहीं बाहर नहीं है बल्कि नैनोनाइट्स उसने अपने माइंड के अंदर अपने खुद में अपलोड कर लिया है, यानी कि वो बाहर से ही अब इल्यूजन को क्रिएट कर सकता है। यहाँ तक कि उसने ये भी बताया कि ये तो उसके लिए फायदेमंद है, लेकिन जो नैनोनाइट्स हैं उसकी बॉडी को अंदर से नष्ट कर रहे हैं, उसे एक नई बॉडी की जरूरत है, और अब इस बार वो विजन को अपने आप से मर्ज कर लेगा और बन जाएगा अमर। और उसने जानबूझकर रीडी के सामने विजन को हराया था और ये उसका प्लान था कि तभी हम देखते हैं रीडी को जो कि उस शेल को तोड़ देती है और वह उसके ऊपर अटैक कर देती है। रीडी यहाँ पर क्विंटन पर अटैक करती है और ट्राई करती है उसके इल्यूजन को नष्ट करने का, लेकिन यहाँ पर क्विंटन जो कि रील को बताता है कि कैसे वो अभी भी इल्यूजन में ही है और दरअसल उसने अपनी टीम को ही मार दिया। रीडी इस दुख से काफी ज्यादा निराश हो जाती है। हम कह सकते हैं कि वो अंदर से टूट चुकी थी और इसी चीज का फायदा उठाता है क्विंटन जो कि उसके अंदर से जो उसके हाइब्रिड पार्ट थे उसे लेना शुरू कर देता है क्योंकि उसका प्लान था। फिर हमें दिखाया जाता है वॉचर को जो बताता है कि यही इस यूनिवर्स की डेस्टिनी है। वॉचर ने इस नजारे को कई बार देखा है, हर बार यही होता है, रीडी जो हार मान लेती है और बाद में क्विंटन उसे शक कर लेता है और वह जीत जाता है। पर वॉचर इन सब चीजों को देखकर थक चुका था, लेकिन इस बार वॉचर जो कि इस पूरे सिनेरियो में इंटरवीन करता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन वॉचर करता है और कहता है कि उठो और फाइट करो। रीडी वापस से खड़ी होती है और जो पार्ट उससे अलग हो रहे थे वापस से आकर उससे जुड़ने लगते हैं। यही नहीं, उसके साथ जो क्विंटन के नैनोनाइट्स है वो भी उसकी बॉडी से निकलकर रीडी से मर्ज होने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि आसमान स्पेस में बनते हैं एक एवेंजर
एवेंजर्स का लोगो, जिससे कि पूरी दुनिया को उम्मीद मिलती है जो कि बचे हुए थे। वहीं हमें दिखाया जाता है वॉचर्स की एक टीम को, जहां पर 3 वॉचर मिलकर दिखते हैं वॉचर को जिसने अपनी कसम तोड़ी थी, जहां पर उन्होंने फैसला लिया था कि अब वॉचर को इसकी सजा मिलेगी।